अच्छा ठीक है, ऑक्सीलेशन चैप्टर में फटाफट जरा फॉर्मूले का लिस्ट स्टडी कर लेते हैं. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एसएचएम? वेलोसिटी ऑफ एसएचएम फॉर्मूला नहीं मालूम है? वेरी गुड, कीप स्टैंडिंग. वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, velocity of SHM, omega root of a square minus x square. What is the formula for V max? V max, maximum velocity. नहीं, कौन से पोजीशन पे होता है? V maximum velocity कहाँ पे होता है? हाँ, मैक्सिमम स्पीड कौन से पोजीशन पे होता है? मीन पोजीशन पे, तो वही लिखना पड़ेगा. हाँ, क्या वैल्यू है? Omega A. So maximum velocity is at which position? Mean position. बराबर है. और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना होता है? 0. हाँ. What is the formula for acceleration of SHM? Acceleration of SHM. A is equals to minus omega alpha. A is equals to minus omega. Minus omega square x. A is equal to minus omega square x. माइनस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. It is only showing the direction. So what is okay? So that means A का magnitude of A is what? Omega square x. What is the A max value then? What is maximum acceleration? Maximum acceleration. Maximum acceleration. ओमेगा स्क्वायर ए. इसमें इतना क्या रॉकेट साइंस से मुझे पता है. मैक्सिमम मतलब एक्स का वैल्यू ए डालेगा, मिनिमम होगा एक्स का वैल्यू 0 होगा. फटाफट एक झापड़ लगा लो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं. सिराओ, तुम खड़े रहो. हाँ, अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट वाला हमने किया था. नेक्स्ट, हाँ, यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. Root of a square a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi1 minus phi2. Cos phi1 minus phi2. What do you mean by phi1 minus phi2? Phase difference. Correct? Yes. Then next one, important part. What is the formula for periodic time of simple pendulum? Periodic time of simple pendulum. Last bench. Book अगर ओपन है तो मैं फाड़ दूंगी. हाँ, stand up. Periodic time of simple pendulum. Next. T is equal to 2 pi root of L by G. This is for simple pendulum. What is the formula for periodic time of spring? 2 pi m square root m upon K. M upon K. What is K? Constant. Spring constant. What is K here? Spring constant. Next, what is the formula for periodic time of? नहीं, उसकी बाजू में. हाँ, next. अरे यार. What is the periodic time of magnet, rotating magnet? Periodic time of rotating magnet. Mu b sin theta is torque. बराबर है ना? Torque is what? Mu b sin theta. याद है कि नहीं याद है? हाँ, mu b sin theta. What is mu here? What is mu? Magnetic dipole moment. What is b? Magnetic induction. बराबर है. And theta is the angle of rotation. बराबर? हाँ. Periodic time? Anyone? ये सब फॉर्मूले एकदम बाय हार्ट हो जाने चाहिए, तब कोई भी क्वेश्चन कहीं से आएगा एंट्रेंस वाला तो इजीली याद रहेगा कब क्या लॉजिक यूज करना है. हाँ बेटा बोलो. म्यू बी. वेरी गुड. यस. 2 pi रूट आई अपॉन म्यू बी. आई क्या इसमें? व्हाट इज आई? करंट. करंट है ना? नहीं, क्या है आई?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एक्सेट्रा, बराबर है। मास इंटू परपेंडिकुलर। म्यू क्या है इसमें, जल्दी, म्यू क्या है? मैग्नेटिक। म्यू का फॉर्मूला बोलो, qm इंटू 2l। म्यू क्या है? पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। मैंने इसलिए तुम लोगों को दिया था कंपैरिजन में, बराबर है। एंड बी ऑफ कोर्स इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। फटाफट फटाफट तो याद रहेगा ना नेक्स्ट टाइम। हाँ, ये मैं क्यों बोलती हूँ, एवरी डे कम से कम 10 से 15 मिनट कैसा भी निकाल करके फॉर्मूला याद करना है सबको। तू इतना लेट क्यों है बेटा? हाँ, सुबह अच्छा, अभी तेरा नंबर आएगा। हाँ, अभी इधर। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्या किया था हमने? ये वाला पार्ट के बाद में नेक्स्ट पार्ट। हाँ, नहीं मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, पाथ लेंथ कितना है? जल्दी बोलो। पाथ लेंथ ऑफ ऑक्सीलेशन 2a। पाथ लेंथ ऑफ ऑक्सीलेशन 2a। समझ में आया? वन ऑक्सीलेशन लेंथ, displacement of oscillation when one phase is positive, one phase of SHM is positive, other phase is negative, then what is the phase difference? 180. फेज डिफरेंस विल बी 180, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। समझ में आया? तो फेज डिफरेंस विल बी 180, वन मीन वन एक्सट्रीम 90, राइट? बोथ आर इन द सेम फेज, 0, फेज डिफरेंस विल बी 0, करेक्ट? तो इतना एटलीस्ट तुम लोगों को ध्यान में रखना है ऑफ दिस चैप्टर 1। अभी हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, नहीं सुपर, अभी नया चैप्टर शुरू करेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या प्रॉब्लम है बेटा? पढ़ना भी नहीं है, पनिशमेंट भी नहीं लेना है, क्या करना है? लेक्चर के बाद मुझे मिलो जरा, आई वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स। सिट डाउन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एवरीवन रिमेंबर मैथ्स और फिजिक्स का फॉर्मूला डेली याद करना है, डेली। समझ में आया? क्योंकि एक चैप्टर खत्म हो गया ना, उसके पूरे फॉर्मूले गायब हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? सेकेंड चैप्टर शुरू होता है, तो पहले वाला को कुछ भी पूछो तुमने एकदम ब्लैंक हो जाएगा। अभी से ही डेली तुम लोग का टारगेट है, ध्यान में रखो। घर में जहाँ भी पढ़ते हो, कहीं तो पढ़ते हो ना, बैठ के ही पढ़ाई करते हो, बराबर है? तो वहाँ पे जरा फॉर्मूले का लिस्ट चिपकाते जाने का, एक निकालने का फाइल में डालने का, दूसरा फॉर्मूला लगाने का, एक निकालने का फाइल में डालने का, फिर पहला वाला फॉर्मूला वापस लगाने का। समझ में आया? व्हेन यू सी दैट कंटिन्यूअसली, ऑटोमेटिकली तुम लोगों को ध्यान में आ जाएगा फॉर्मूले लिस्ट। क्लियर? ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अभी सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, पहले पूरा कंसेप्ट लर्न करते हैं। 11th स्टैंडर्ड का भी थोड़ा पार्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हियर। चलो अभी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज प्रोग्रेसिव वेव्स, है ना? हम लोग क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स को हम बोलते हैं डबली पीरियोडिक। डबली पीरियोडिक। अच्छा, फिर प्रोग्रेसिव वेव्स का मतलब बताओ। Which requires medium to travel only that much? Which carry energy with it. Of course, that is also there. Progressive waves का ये part हो गया, which requires medium, which carry energy और which moves in forward direction. Waves progresses, बराबर है? Moving in forward direction। और कोई point है इसमें ध्यान में आ रहा है? अगर यहाँ पे अभी डिवाइड हो जाएगा। प्रोग्रेसिव वेव्स में क्या आ जाता है? मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसे टाइप्स है ना बहुत सारे, बराबर है ना? तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स। वन इज ट्रांसवर्स वेव्स। समझ में आया? ये भी 11th का ही पार्ट था। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। Okay, now let us understand the meaning of transverse waves and longitudinal। ये 11th में था, तुमने ओमिट किया रहेगा, तुमने पढ़ा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं। चलो ठीक है, अभी अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग क्या है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है पैरेलल।
अभी कौन परपेंडिकुलर है कौन पैरेलल है ये पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखो, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल मतलब होता है कि जैसे प्रोग्रेसिव वेव्स बोलेंगे ना, ये कब बनता है? सपोज फॉर एग्जांपल एक खिड़की का एक विंडो पार्ट हो गया, एक थ्रेड बांध दिया, बराबर है, एक थ्रेड को यहाँ से हिलाया, व्हेन यू गिव अ जर्क दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो? ऊपर नीचे, बराबर है। तो वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दैट मीन्स वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज अप एंड डाउन। तो ये हो गया वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? मीडियम का vibration of particle. Are you getting my point here? So vibration of particle is up and down, right? और wave कैसे जा रहा है? Horizontal जा रहा है. This is the direction of propagation of waves. What do you call that as? Direction of propagation of waves. तो ये हो गया direction of propagation. Propagation मतलब propagating, ठीक है? Of waves. अभी दोनों देखो, वाइब्रेशन इज अप एंड डाउन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितना बना? 90. So we call such waves as what? Transverse waves. Understood? So what is transverse waves? The wave in which vibration of particle is perpendicular to the direction of propagation of waves. Understood? Such wave we call it as what? Transverse waves. मीनिंग समझ में आया? और अभी दूसरा आ जाता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स मतलब हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं साउंड वाला। साउंड में कैसे होता है? जब साउंड, अगर मैं बात कर रही हूँ तुम लोगों को सुनाई पड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वेव्स प्रोपेगेट हो रहा है एयर मीडियम में, बराबर है ना? तो ये वेव्स किस तरह से प्रोपेगेट करता है? ये इस तरह से प्रोपेगेट करता है। Are you getting it? मतलब यहाँ पे all the air particles are very closed, उसको बोलते हैं compression. What do we call that as? यहाँ पे air particles are away, so we call it as rarefaction, compression. इस तरह से sound travel कर रहा है और जो है तुम्हारे ear drum में उसी तरह से vibrate हो रहा है, so you can understand. बराबर है? सिग्नल जो है बराबर से इसको recognize कर रहा है. Do you understand that part? So here longitudinal में क्या हो रहा है? Vibration of particle and wave propagation both are parallel. समझ में? Both are parallel. Hence we call such wave as longitudinal waves. So दो चीज को ऑब्जर्व करना है, एक तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, दूसरा प्रोपेगेशन ऑफ वेव. अगर परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स वेव्स, पैरेलल है तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं लिखवाऊंगी तो एक एक को खड़ा करके पूछने वाली हूँ. पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव्स? हाँ, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे भी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल का. अलग अलग डिफरेंसेस आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब एक ही चीज है. ठीक है, तो पहला तो हमारा डेफिनेशन पार्ट हो गया. ठीक है, दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स में मैंने क्या बताया, कैसे फॉर्म होता है? इस तरह से होता है ना. हाँ, तो ये क्या हो गया? क्रेस्ट, और ये क्या है? ट्रफ. दैट मीन्स ट्रांसवर्स में क्या होता है? ऑल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड. और लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है? ऑल्टरनेट कंप्रेशन एंड रैरेफैक्शन. बराबर है? देन उसके बाद में अभी मुझे बताओ, इसमें जो है क्रेस्ट और क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है लैम्डा, क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा. लैम्डा वेवलेंथ. बराबर है? अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँ और ट्रफ ले लूँ तो ट्रफ एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को भी लैम्डा. बराबर है? यहाँ पे हम किसको बोलेंगे? कंप्रेशन एंड कंप्रेशन, रैरेफैक्शन एंड रैरेफैक्शन. आई बात समझ में? ठीक है, सो सेकंड थर्ड डिफरेंस मालूम पड़ गया. व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वर्ड क्यों यूज करते हैं? हाँ, एक कंप्रेशन के बाद, सॉरी, एक क्रस्ट के बाद का नेक्स्ट वाला क्रस्ट. समझ में आया? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ. बराबर है? या तो इसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं. कौन सा वाला पार्ट? वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ को भी वेवलेंथ बोलते हैं. क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है अभी इसमें थर्ड वाला,
सॉरी हाँ, फोर्थ वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? अभी मुझे बताओ, ये दोनों में से सोच के बताना, विच वे चेंजेस द डेंसिटी एंड प्रेशर? विच वे चेंजेस द डेंसिटी एंड प्रेशर? बराबर है ना? यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे कंप्रेस्ड है, यहाँ पे फ्री है, रेयरिफिकेशन, बराबर है? दैट मीन्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स चेंजेस द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम and transverse does not affect. Understood? Next point. अच्छा मुझे भी बताओ, ट्रांसवर्स और जो रिपल्स फॉर्म होता है ना पानी में, वो भी कौन सा फॉर्मेट है? लॉन्जिट्यूडनल, बराबर है? वो भी लॉन्जिट्यूडनल फॉर्मेट है। देन उसके बाद में एयर में भी लॉन्जिट्यूडनल फॉर्मेट आ गया। स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग, हाँ, वो भी क्या होता है? वाइब्रेशन कैसे होता है? अप एंड डाउन, ठीक है? और जो है वाइब्रेशन अप एंड डाउन है, और वेव्स भी अप एंड डाउन, वो लॉन्जिट्यूडनल पार्ट हो गया। सो दैट मीन्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। सब सॉलिड में होता है क्या? सब लिक्विड में होता है? नहीं। दैट मीन्स जो मीडियम, द मीडियम हैविंग इलास्टिसिटी इन वॉल्यूम, इलास्टिसिटी इन वॉल्यूम, समझ में आया? उसी में होगा। जैसे कि स्प्रिंग का वॉल्यूम चेंज होकर अपने आप रिगेन हो जाता है ना, तो इलास्टिसिटी इन वॉल्यूम, तो उसमें होता है। वाटर भी मालूम है तुम लोग को, इलास्टिसिटी इन वॉल्यूम है, वैसे ही एयर भी। समझ में आया? सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैविंग इलास्टिसिटी इन वॉल्यूम। What about transverse? It takes place in solids. थ्रेड का मैंने एग्जांपल दिया था. It takes place in solids. But all the solids में नहीं होता, benches में नहीं होता, बराबर है ना? सब solid में नहीं होता है. उसमें क्या necessary criteria है? Elasticity in shape. Elasticity in shape. समझ में आया? Light waves is an exceptional case of transverse waves. ये पार्ट समझ में आया? इतना पार्ट। अभी और एक डिफरेंस हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज पोलराइजेशन। कौन सा कंसेप्ट है? वायलेट, फाइन भर के आ जाओ। ठीक है, नो चिट वगैरह नहीं दिया? ठीक है, हाँ, पोलराइजेशन का मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, पोलराइजेशन सुना है तुम लोगों ने इसके बारे में? पोलराइज्ड नहीं। अच्छा ठीक है, अब ये जो लाइट आ रहा है ना, ये लाइट में से मालूम है तुम लोग को, अगर लाइट्स को देखोगे तो पार्टिकल्स होते हैं, बराबर है? सनरेज जो आता है उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इसमें जो लाइट्स जो आ रहे हैं ना, ये कुछ जो पार्टिकल्स है वो कैसे वाइब्रेट करते हैं? पैरेलल पर, रैंडमली कैसे भी वाइब्रेट करते हैं, बराबर है? तो इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड हम कब बोलेंगे? जब जो पार्टिकल्स प्लेन, ये प्लेन है ना, ये प्लेन को परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। अगर ये ब्लैक बोर्ड प्लेन है तो कैसा वाइब्रेट होगा? इस तरह से वाइब्रेट होगा। कुछ समझा? तो सच इसको पोलराइज्ड बोलते हैं। मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जैसे एक ऐसे एग्जांपल तुम लोग को मैजिशियन का दे देती हूँ। मालूम है, पहले कभी सुना होगा, जो बड़े टॉप लेवल के मैजिशियंस होते हैं, पूरा का पूरा ट्रेन गायब कर देते हैं। सुना था कभी ऐसे? नहीं सुना था? मैंने सुना था, ठीक है, क्योंकि वो डेमो किया था। ट्रेन पीछे था, ऑडियंस इधर, और बीच में ट्रेन गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा था ट्रेन। ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली ट्रेन गायब नहीं होता है। उसके लिए ऑफकोर्स वो मैजिक, वो बहुत सारा उन लोग का प्रैक्टिस होता है। तो उन लोग क्या करते हैं मालूम? उनके असिस्टेंट्स एक पोलराइज्ड शीट लेके आते हैं। पोलराइज्ड शीट जो ट्रांसपेरेंट होता है, वैसे मालूम ही नहीं पड़ता कुछ ला रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज इतना फिनिशिंग होता है उनके काम में कि सामने वाले ऑडियंस को समझ में नहीं आता है। तो हमको कब कोई चीज दिखाई देती है? जब लाइट गिरता है, बराबर है? तो अगर पोलराइज्ड शीट ला दिया है तो उसमें से कौन सा लाइट पास होता है? परपेंडिकुलर वाला, बराबर है? सो दैट मीन्स वो ऐसे एंगल में होता है जिस एंगल में ट्रेन नहीं होती है, और परपेंडिकुलर लाइट मतलब वहां पे हमको कुछ भी नहीं दिखता है, खाली
समझ में आया? ऑफ कोर्स वो सब के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत नॉलेज ऑफ फिजिक्स चाहिए और बहुत सारा चीज उन लोग करते हैं, ठीक है। तो जो थोड़ा सा कंसेप्ट है वो यही है कि वी कैन सी व्हेनेवर देयर इज लाइट फॉलिंग ऑन आवर रेटिना, बराबर है ना। तो जब वो लाइट फॉल नहीं होता है तो हमको लगता है वहां पे कुछ भी नहीं है, या अंधेरा है या जो डार्क है पार्ट, ठीक है। सो सच थिंग्स दैट मींस दैट इज अ पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मतलब क्या हो गया कि लाइट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग हाउ परपेंडिकुलर, या वेव इज पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर। तुम लोग मुझे भी बताओगे विच वेव पोलराइजेस द प्लेन? अल्ट्रावायलेट वो तो लाइट वेव्स में आ जाएगा, वो तो है ही है, तुमने पढ़ा भी होगा ना EMI में। अच्छा वेव्स तुमने पढ़ा है ना, जो परपेंडिकुलर नहीं ऐसा ध्यान जाने दो, छोड़ो। कौन सा वेव पोलराइज करेगा लाइट को? ट्रांसवर्स वेव, बिकॉज ट्रांसवर्स वेव्स में ही ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। आई बात समझ में? तो ये पूरा तुम लोग के डिफरेंसेस समझ में आया, ठीक है। सो टोटल 5 डिफरेंसेस वी हैव लर्न, राइट? नोट डाउन जल्दी। ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, जल्दी जल्दी फटाफट डेट लिखो। हाँ ट्रांसवर्स, अंडर ट्रांसवर्स पहला डेफिनेशन लिखेंगे, बराबर। हाँ क्या हो गया? आदान प्रदान हो रहा है पेन का पेंसिल का। हाँ चलो निकट फटाफट मुझे डेफिनेशन बता दो जरा। ट्रांसवर्स वेव्स, स्टैंड अप जल्दी। हाँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स? हाँ कोई आवाज नहीं करेगा, रुको। नहीं बोलो बराबर से, जल्दी बोलो। बराबर है बोलते जाओ। अरे बराबर है बोलते जा, मिस्टेक होगा मैं करेक्शन करूंगी, मैं आज नहीं मारूंगी, नेक्स्ट डे। समझ में आया? क्योंकि तब पढ़ के होना चाहिए। बोलो। वाइब्रेशन ऑफ, हाँ कैसा होना चाहिए? किसका? हाँ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। इतने ही सेंटेंस बनाने का है। हाँ ये मालूम पड़ा क्या डेफिनेशन क्या है? हाँ द वेव इन विच, डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं ना, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। लिखा सबने? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। थोड़ा स्पीड अभी तक बढ़ जाना चाहिए तुम लोगों का, कुछ लोग अभी भी बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज perpendicular to the direction of propagation of waves. Done? Longitudinal में लिखो अभी। Longitudinal में क्या लिखेंगे? Vibration of particle of the medium parallel to the direction of propagation of waves. Second difference, चलो फर्स्ट वाला डिफरेंस हो गया डेफिनेशन पार्ट। सेकंड डिफरेंस बोलो भी क्या है? द डिस्टेंस, पहले वही लिख देगा? अच्छा जाने दे, नहीं पहले तो ये लिखना पड़ेगा ना। इन ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है? ऑल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड। ऑल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड। ऑल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड, बराबर है। या तो कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ, जो भी है। लॉन्जिट्यूड में क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट कंप्रेशंस एंड rarefaction आर फॉर्म्ड, राइट? कंप्रेशंस एंड rarefaction। हाँ थर्ड डिफरेंस लिखो फटाफट अभी जल्दी से। थर्ड डिफरेंस क्या आएगा? The distance between two successive crust. हाँ distance between two successive crest and मत लिखना, ठीक है? और trough is wavelength. The distance between two successive crust और trough, कुछ डाउट है बेटा? अरे पूछना, मुझे पूछना। is
वेवलेंथ। यहाँ पे थर्ड डिफरेंस में क्या लिखोगे? हाँ लिखते जाओ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और रेरफैक्शन। The distance between two successive compressions or rarefaction is wavelength. हाँ नेक्स्ट वाला डिफरेंस बोलो अभी, फोर्थ वाला क्या है? It occurs in solid। सब में it मतलब ये इसके बारे में बात हो रही है, बराबर है। It occurs in solids having in shape, पूरा लिखने का, ठीक है? नहीं तो लिखोगे it occurs in solid, 0 मार्क, ठीक है? It occurs in solids having elasticity in shape. It occurs in solids having elasticity in shape. Done. दूसरा वाला क्या है? It occurs in solid, liquid and gas having in volume. लिखो। एनईएस का पेपर मिला क्या टेस्ट का? सैटरडे? ओके, आती हूँ मैं। Having elasticity in volume हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। हाँ फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, जल्दी बोलो। कौन पोलराइज करता है? हाँ इट पोलराइजेज द प्लेन, बराबर। इट पोलराइजेज द प्लेन, और इसमें लिखोगे डज नॉट, लेकिन पूरा सेंटेंस एग्जाम में लिखना। पोलराइजेज द प्लेन, डज नॉट पोलराइज द प्लेन। लिखा? उल्टा पुल्टा मत लिखना भाई। पोलराइजेज कौन? ट्रांसवर्स, और डज नॉट किसमें है? लॉन्जिट्यूडनल। और कौन सा पॉइंट था? 6। हाँ डेंसिटी क्या होता है उसमें? ट्रांसवर्स में क्या होता है? डज नॉट चेंज। डेंसिटी एंड प्रेशर डज नॉट चेंज, मतलब कब नहीं? ड्यूरिंग फॉर्मेशन, है ना? ड्यूरिंग फॉर्मेशन डेंसिटी एंड प्रेशर डज नॉट चेंज। ट्रांसवर्स में लिखोगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन डेंसिटी एंड प्रेशर डज नॉट चेंज। लिखा? मालूम है मैं फास्ट बोल रही हूँ ताकि तुम लोगों का स्पीड भी बढ़े। बहुत जन का मालूम है एग्जाम में पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है, तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। जो 2 साल का आदत तुम्हारा खराब हुआ है अभी ठीक करना पड़ेगा उसको। लिखा क्या? और लॉन्जिट्यूडनल में क्या आएगा? ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन डेंसिटी एंड प्रेशर चेंजेस, करेक्ट। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन डेंसिटी एंड प्रेशर चेंजेस। तो ये मेन पॉइंट्स। और एग्जाम्पल डिफरेंसेस में नहीं आता है, वो नहीं लिखने का। एग्जाम्पल डिफरेंसेस में समझ में आया? अभी लिख सकते हो नॉलेज के लिए, लेकिन डिफरेंसेस में नहीं लिखना है, ठीक है? ये क्लियर हो गया? हाँ, तो हमने अभी लर्न किया डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ये 11 का पार्ट था, ठीक है? चलो अभी मुझे बताओ, अभी तक मैंने 12th शुरू नहीं किया, 12th का बाकी है। अच्छा इसमें जो है ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। एम्पलीट्यूड। व्हाट डू वी कॉल दैट एज? सो व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड? डेफिनेशन पूछा तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, बराबर है? तो हर एक पार्टिकल अपना जगह पे वाइब्रेट होता है ऐसे, है ना? तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन वी कॉल इट इज व्हाट? एम्पलीट्यूड, ठीक है? यूनिट बोलो एम्पलीट्यूड का। मीटर सेंटीमीटर, इसमें भी सोच रहे क्या तुम लोग? हाँ डिस्टेंस है तो मीटर और सेंटीमीटर। अच्छा, एंड व्हाट इज दिस पीरियोडिक टाइम इन दिस केस? व्हाट डू यू कॉल पीरियोडिक टाइम हियर? हाँ तो यहाँ पे 1 वेव है, बराबर है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव। आर यू गेटिंग इट? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव इज इट्स पीरियोडिक टाइम। समझ में आया? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। एक तो ये हो गया, दूसरा अरे 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 किधर से किधर पहुंचे? मैंने बोला ना सब ऐसा है, सब बराबर करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा तुम लोग, एकदम नया वाला। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कब हम बोलते
बोलते हैं कि ज़्यादा है कम है? जब बहुत सारा वेव्स फटाफट आ रहा है, कम टाइम में ज़्यादा वेव्स आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है, ज़्यादा है, बराबर है ना? तो अभी तो रेडियो का ज़माना भी गया, नहीं तो मालूम है ऐसे आता था फ्रीक्वेंसी का चार्ट। हाँ, सो मोर नंबर ऑफ हार्ट बीट वगैरह में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वाइब्रेशन ज़्यादा है इन लेस टाइम, सो वी से दैट फ्रीक्वेंसी इज मोर। अंडरस्टूड? सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। इतना पार्ट क्लियर हो गया? और बाकी तो तुम लोगों को मालूम है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इज लैम्डा, वेवलेंथ, बराबर है? तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन आता है ना कि लिखने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, तो खाली एक लाइन में क्वेश्चन लिख लो, डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम, जो तुम लोग को मालूम होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ, वो तुम लोग लिखेगा, मैं नहीं डिक्टेट कर रही हूँ। डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम। फ्रीक्वेंसी का यूनिट बोलो और दूसरा यूनिट बोलो आरपीएस, तीसरा यूनिट मालूम है सीपीएस, साइकिल्स पर सेकेंड। सेकेंड इनवर्स, बराबर है? हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया इतना पार्ट? हाँ, ठीक है। अब ये सिर्फ क्वेश्चन लिख लिया है, डेफिनेशन तुम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखो। और वेव में और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ वेव एन लैम्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने का। वेलोसिटी ऑफ वेव, ये किसका है? वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं, बराबर है ना? ये लिख लो नोट में याद रखने के लिए, वेव वेलोसिटी। दूसरा जो है पार्टिकल वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी किसको बोलते हैं? तुम लोगों ने ऑक्सीलेशन में पढ़ा है, वी मैक्स। क्या था वी मैक्स का फॉर्मूला? क्या था? ए ओमेगा, बराबर है ना? ओमेगा ए बोलो या ए ओमेगा, दिस इज दी पार्टिकल वेलोसिटी। यू अंडरस्टूड? कभी कभी तुम लोग को बोलेगा पार्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो मालूम होना चाहिए वो होता क्या है, इसको पार्टिकल वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम बोलेगा तो जल्दी बोलो, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एसएचएम का वेलोसिटी। अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना सारा वेलोसिटी हमने पढ़ा है। नॉर्मल वेलोसिटी बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो है नॉर्मल वेलोसिटी, जो बेसिक डेफिनेशन है, बराबर है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, अरे बराबर बोल रहे हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये किसका वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। समझ में आया? ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और भी कोई ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ, याद आएगा तो सब नोट डाउन करने का। इसको ऐसे ही बोलते हैं, इसको ऐसे ही याद रखा जाता है। क्लियर हो गया? अरे बाप रे, चलो चलो भाई, और एक बोला इसने, वेरी गुड। आरजी टेन थीटा, ये किसका वेलोसिटी है? हाँ, एक तो है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ये वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, बराबर है? ऑन विच पार्ट? ऑन कर्व्ड रोड, है ना? ऑन बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड लिख देते, चलो ऑन बैंक्ड रोड लिखो लिखो। हाँ, फटाफट, वेरी गुड, अच्छा है। ये तुम लोग को इमीडिएटली ध्यान में आएगा कब कौन सा यूज करने का है। ऑन बैंक्ड रोड, और v इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा किसके लिए था? एक और था कोनिकल पेंडुलम, बराबर है ना? कोनिकल पेंडुलम के लिए यूज होता था। और था कुछ? हाँ, वो तो ये कर्व रोड का अलग अलग पार्ट है। तो अभी तक का जो पढ़ा था, इतना सारा वेलोसिटी हमने पढ़ा है, ठीक है? नाइस। कुछ और ध्यान में आ रहा है? हाँ, वॉल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ का बोलो जरा जल्दी से। आरजी अपॉन म्यू, म्यू एस या म्यू चलेगा, बराबर है? ये वॉल ऑफ डेथ, वेरी गुड। कम से कम सोचना तो चालू किया तुमने। और कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के लिए v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी, म्यू एस आर जी। ये किसके लिए है? हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। और कोई ध्यान में आ रहा है? हो गया ना? अरे हाँ, नहीं वो जाने दे बस, नहीं तो इधर ही अटक जाऊंगी मैं।
हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। बस अच्छा लगा, तुमने एटलीस्ट सोचना चालू किया। नाइस, हो गया इतना पार्ट लिख करके। हाँ, सो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो गया पूरा। नहीं तो कॉपी मारते रहोगे। ये सब फॉर्मूला है जो तुम लोग को याद डेली बेसिस पे याद करना चाहिए। ओके, तो अभी हमने लर्न किया ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का डिफरेंसेस। क्लियर? ठीक है, अभी जो है हम लोग शुरू करेंगे 12th का पार्ट, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अच्छा, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के पहले मुझे बताओ प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स या तो SHM। अगर मैं बोलूंगी इक्वेशन क्या है प्रोग्रेसिव वेव का, इक्वेशन बोलो, मालूम है तुम लोग को? या मैं बोलूंगी SHM का इक्वेशन बोलो तो बोलेगा तुम लोग? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये मालूम है ना? इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव। आई बात समझ में? हाँ, अभी ये हम लोग SHM में यूज करते हैं। अगर मैं प्रोग्रेसिव के लिए यूज करूंगी तो तुम्हारी बुक में यूज किया है y, x के जगह पे क्या यूज किया है? y, a साइन, हाँ, प्लस फाई ले लो या जो डेल्टा ले लो। डेल्टा इज अगेन व्हाट? फेज एंगल। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजेस तुम लोगों को दिखेगा। अच्छा, अभी इसमें जो है अगर मैंने प्लस साइन रखा है तो मतलब इस तरह से वेव होता है। अगर हाँ पॉजिटिव है मतलब ये सॉरी वेव इज ट्रैवलिंग फॉरवर्ड, अपना पॉजिटिव के लिए नेगेटिव यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव अगर पीछे प्लस साइन है तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। अगर ये माइनस साइन आया, क्योंकि फेज लैग वगैरह है, तुम लोगों ने वो डेरिवेशन मिस किया है, ठीक है, वो फेज लैग वाला डेरिवेशन स्किप किया है, इसलिए मैं डायरेक्टली तुम लोगों को बता रही हूँ। तो अगर पॉजिटिव साइन है बीच में मतलब ये क्या हो गया? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ये माइनस साइन है तो अलोंग क्या आएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा अपोजिट होता है, बट ये कैसे आया? ड्यू टू फेज लैग, ओके, फेज अहेड, उसकी वजह से होता है। बट वो वाला पार्ट तुम लोगों को डेरिवेशन पार्ट में नहीं है, तो सिर्फ इक्वेशन क्या ध्यान में रखोगे तुम लोग? ये वाला पार्ट याद रखोगे। उसमें जो है डेल्टा क्या होता है? डेल्टा पार्ट होता है 2 पाई x बाई लैम्डा। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? फेज का 2 पाई x बाई लैम्डा। 2 पाई लैम्डा तुम लोग मालूम है क्या है? वेवलेंथ, बराबर है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसलिए ये y इक्वेशन से शुरू किया, नहीं तो x गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? तो इक्वेशन ऑफ वेव कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस डेल्टा मतलब अलोंग x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, और प्लस रहेगा तो अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। समझ में आया? अच्छा, इसमें 2 पाई बाई लैम्डा को हम k भी लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये थोड़ा सा टर्म्स तुम लोगों को ध्यान में रखना है, डायरेक्टली यूज किया हुआ है, सम्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट तुम लोग को मालूम पड़ा क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई x बाय लैम्डा। तो ये वाला पार्ट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो। अभी मैं 12 स्टार्ट करूँ क्योंकि डेरिवेशन में चालू करूंगी तभी मैं यूज करने वाली हूँ सारा। अभी इधर इधर नीचे रख दो, अभी जगह नहीं है ना, बाद में लिखे ना, एंड में लिखे आ जाए। हाँ, अटेंडेंस के लिए शीट दे दो, मैं पास ऑन करूँ क्या? हाँ, वो मैं बात करती हूँ, ठीक है। और अटेंडेंस का एब्सेंटीज कौन है वो चेक कर लो, चेक हेड काउंट दे दूँ मैं? लिख लिया? हाँ, जल्दी जल्दी। ओके,
सो इक्वेशन ऑफ वेव अभी आएगा, वही पार्ट में लिख रही हूँ। इक्वेशन ऑफ अ वेव कैसे लिखेंगे बताओ, फॉर्मूला बताओ। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा। माइनस डेल्टा है मतलब अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया इतना पार्ट? इसका इक्वेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मुझे बताओ। डेल्टा की प्लेस में क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। आर यू गेटिंग इट? 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे और ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तुम लोग को मालूम है अगर सर्कुलर मोशन नहीं है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, बाकी लगेगा 2 पाई बाय टी लगेगा, 2 पाई एन लगेगा। बराबर है, हम लोग इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तुम लोग 2 पाई बाय टी भी यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? अभी सब्स्टिट्यूट करके बताओ मुझे क्या इक्वेशन बनेगा। ए साइन 2 पाई बाय कौन सा यूज करना है? बाय टी यूज करते हैं, चलो ठीक है समझा भी। माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। हाउ विल यू राइट दिस पार्ट देन? ए साइन 2 पाई कॉमन ले लिया, मतलब कॉमन मतलब एंगल के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। समझ में आया? तो ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो? टी बाय टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। समझ में आया? तो ये सेकेंड फॉर्मेट हो गया। देखो ये फर्स्ट फॉर्मेट है अपना, ये हो गया सेकेंड फॉर्मेट। कोई भी फॉर्मेट में तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ वेव आ सकता है। समझ में आया? अभी तीसरा और कौन सा फॉर्मेट लिख सकते हैं बताओ मुझे इसमें से। हाँ, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बराबर एन टी, यस और नो, माइनस एक्स बाय लैम्डा। ये भी समझ में आया तुम लोग को? ये हो गया तीसरा फॉर्मेट। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मेट मतलब सिर्फ ध्यान में रखने के लिए कि ऐसा ऐसा चेंजेस, क्योंकि सम्स में ना कोई भी एक इक्वेशन दे देगा, फिर तुम लोग सोचेगा ये इक्वेशन है कौन सा। समझ में आया? दिस आर ऑल इक्वेशन ऑफ वेव। बराबर है। अभी नेक्स्ट वाला बताओ, एक और फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं मुझे बताओ? ए साइन 2 पाई है ना, और मैं क्या कर रही हूँ? लैम्डा को बाहर ले रही हूँ। बराबर है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर कितना आएगा? एन लैम्डा टी, यस और नो, माइनस एक्स। हैव यू गॉट दिस? व्हाट इज दिस एन लैम्डा? बी। मैंने बताया ना वेलोसिटी ऑफ वेव। एन लैम्डा क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। तो हमारा फाइनली इक्वेशन एक और बन गया, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मेट आ सकता है। ठीक, ये ब्रैकेट डालना है तो डालो, नहीं डालना तो भी चलेगा। ये 2 पाई बाय लैम्डा को के भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, समझ में आया? तो ये हो गया फोर्थ फॉर्मेशन। मैं क्यों सारा बता रही, मालूम पड़ा तुम लोगों को? एमसीक्यूज में आ सकता है, एंट्रेंस के क्वेश्चन में आ सकता है, या तो न्यूमेरिकल्स में आ सकता है। कोई भी एक फॉर्मेट देगा, उसी फॉर्मेट में तुम लोग को इक्वेशन देगा, तुम लोग को कंपेयर करने आना चाहिए। समझ में आया? जब सम्स करेंगे हम लोग। अच्छा, तो कभी एक और मिल गया मुझे यहाँ पे, कौन सा वाला फॉर्मेट मिला जल्दी बताओ? y इज इक्वल टू ए साइन के वी टी माइनस एक्स। कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो चलेगा, तुम लोगों को मैं बार बार लगा रही हूँ ताकि तुमको मालूम पड़े वो एंगल है। समझ में आया? सो इट इज अंडरस्टूड। ये फॉर्मेट लिख लो पहले, उसके बाद अभी हम डेरिवेशन चालू करेंगे। ठीक है, ये इधर से शुरू करो। ये इक्वेशन ऑफ वेव्स इतना सारा मैंने दिया है फॉर्मेट। तुम लोग को ओल्ड सिलेबस में पूरा डेरिवेशन था, लेकिन वो डेरिवेशन हटा करके एनीवे काम तो मैंने वही किया है, पूरा डेरिवेशन ही हो गया है। बट ये 3 मार्क का डेरिवेशन ऐसे आता था। ये लिख लो। लिख लिया? थोड़ा फटाफट लिखो भाई, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चालू है मेरा। दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन विच आई हैव गिवन।
इजी है, अगर तुम लोग एक इक्वेशन याद रखोगे और डेल्टा का वैल्यू याद रखोगे तुम लोग कोई भी फॉर्मेट बना सकते हो, बराबर है। हो गया, जल्दी जरा स्पीड बढ़ाओ। इसमें से कोई भी एक इक्वेशन तुम लोग याद रखो, कम से कम ये वाला याद रखो, ओके। थर्ड इक्वेशन एटलीस्ट याद रखना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अच्छा ठीक है, अभी अंडरस्टैंड करते हैं सुपरपोजिशन। नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? सुपरपोजिशन, सुपर के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, ऐसे ध्यान में रखो, समझ में आया? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स। अच्छा, अभी इसको जो है एक वेव ले लेते हैं, चलो ये रहा वन वेव, ठीक है। तो ये वेव ऐसा जा रहा है, दूसरा वेव ऐसा आ रहा है। बोथ द वेव्स आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब सुपरपोजिशन के लिए मिनिमम कितना वेव चाहिए? टू वेव्स। बट टू वेव्स का कंडीशन क्या है? दोनों वेव किस तरह से होना चाहिए? फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कंडीशन है, ठीक है। और सबका एम्पलीट्यूड शुड बी, हाँ चेंज हो सकता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड, यहाँ पे A1 है, से यहाँ पे A2 है, अलग अलग एम्पलीट्यूड है, बराबर है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो जो भी है, अगर जब ये व्हेन टू वेव्स having amplitude and periodic time coming from opposite direction superimpose each other या interfere with each other, interference मालूम है ना, interfere with each other, so the resultant wave कैसा होगा? ये वाला पार्ट, बिकॉज ये पार्ट इसमें आ जाएगा तो ये किस तरह से आ जाएगा? वी कैन हैव इट टू वेव्स, रिफ्लेक्टेड वेव है ना, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर प्रॉपर लूप बनाना है तो व्हाट इज द कंडीशन? वी कैन से दैट द एम्पलीट्यूड वी आर गोइंग टू टेक हियर सेम, ठीक है। So again, what is superposition of waves here? What we can say, when two waves having same amplitude, same periodic time. What do you mean by same amplitude, same periodic time? Amplitude, maximum displacement same होगा, बराबर है, और periodic time मतलब एक wave का completion of time will be same. तो we can say एक incident wave है तो दूसरा उसका reflected wave हो सकता है, बराबर है, हाँ। When both interfere with each other, so the resultant wave is known as सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, या तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। दूसरा और एक नाम है स्टैंडिंग वेव्स, क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडिंग वेव्स। और तीसरा नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। समझ में आया? Superposition is a process actually, so we can name it as what? Stationary waves or standing waves. So what is stationary waves? When two waves having same amplitude, same periodic time, coming from या तो traveling from opposite direction, interfere with each other, the resultant wave is known as stationary wave. Clear हुआ? अच्छा, जब ये स्टेशनरी वेव्स बन रहा है तो दैट मीन्स यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पे जॉइंट है ना, ये वाला पार्ट, इसको नोड बोलते हैं, नोड्स। N stands for नोड्स, ठीक है। और जो यहाँ पे दिख रहा है एम्पलीट्यूड ज्यादा दिख रहा है ना, हाँ, तो ये पार्ट को बोलते हैं एंटी नोड्स, ठीक है। दैट
means stationary waves is made up of alternate या तो consist of alternate nodes and antinodes. Nodes and antinodes. अच्छा, अभी इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोड्स और ए को क्या बोलते हैं इधर, एंटीनोड्स. दोनों में फर्क क्या है? नोड्स में क्या होता है, एम्पलीट्यूड देखो मिनिमम है ना, यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, बराबर है, एम्पलीट्यूड इज मिनिमम. एंटीनोड में क्या होता है, हाँ, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. इसी को हम मिनिमम को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव. मालूम है, सुना है कभी? नहीं. कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव. तो डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं मतलब जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आता है, और जो मैक्सिमम आता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव. वैसे भी तुम लोग पेपर 2 में वो जो वेव ऑप्टिक्स है ना, उसमें पढ़ोगे ये पार्ट. ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए एटलीस्ट इतना ध्यान में रखो, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव तुम एनीवे भी बाद में पढ़ने वाले हो. तो तुम लोग को ये पार्ट समझ में आया? बात नहीं, ये क्या चल रहा है बेटा, कोई नया चीज सिखा रहा है, जो है उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग. Is it necessary that those waves should be in same phase? ओके, अगर हाँ, द क्वेश्चन इज इट नेसेसरी दैट बोथ द वेव्स शुड बी इन सेम फेज. अगर सेम फेज में नहीं, नॉर्मली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बोथ विल बी व्हाट, इन अपोजिट फेज आएगा. ये वन फेज और दूसरा वाला ऑपोजिट. कैसे होता है मैं बताती हूँ यहाँ पे. अभी तुम लोग बात मत करो रहे, इधर पहले कॉन्सेंट्रेट करो ना, क्वेश्चन है तो पूछ लो. हाँ, अभी ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी. सोनोमीटर, अपना रेजोनेंस किया है, सोनोमीटर किया है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, सोनोमीटर किया है. हाँ, सोनोमीटर में मालूम है लूप बनता है, 2 नाइफ एज होता है, ऐसा देखा है कि नहीं? सोनोमीटर में ऐसा स्ट्रिंग होता है ना, ऐसा लूप बनता है. लूप नहीं दिखता है हमको, पेपर राइडर गिरता है, मतलब समझ आने का लूप बना है, मैक्सिमम वाइब्रेशन हुआ है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, एंटीनोड. ये लूप क्यों बनता है मालूम है? 2 नाइफ एज होता है, देखा है कि नहीं देखा है? 2 नाइफ एज होता है, तो वो एंड पार्ट हुआ ना, तो वाइब्रेशन जब भी होगा स्ट्रिंग का, निखिल ठीक है ना, हाँ ध्यान इधर ही दे जरा. 2 नाइफ एज है, तो इसमें क्या होता है, ये इंसिडेंट वेव हो गया और ये रिफ्लेक्टेड वेव. समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन वगैरह पार्ट में सिखाने वाली हूँ, लेकिन पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. समझ में आया? तो ये ऐसा लूप बनता है. दिस इज व्हाट इज मीनिंग इंसिडेंट, और ये है रिफ्लेक्टेड. क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ पे पार्ट तुम लोगों को ये वाला पार्ट इतना समझ में आया. अभी स्लोली हम लोग पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे. तो मैंने जो बेसिक अभी पहला चीज दिखाया वो समझ में आया. स्टेशनरी वेव कभी बनेगा बताओ? व्हेन 2 वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम पीरियोडिक टाइम, traveling from opposite direction interfere with each other. The resultant wave is known as stationary wave या तो standing waves. अच्छा, क्यों बोलते हैं stationary waves? Why do we call this as stationary? Stationary का मतलब क्या होता है? At rest. ये जो wave बनता है ना, ये rest पे ही होता है, एक ही जगह पे होता है. It does not travel. समझ में? ये प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करता है ना, ये जो है ना, ये क्या होता है, डज नॉट ट्रैवल, इट रिमेन्स एट वन प्लेस. समझ में आया? जैसे स्टैंडिंग वेव, इसके लिए इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स. मतलब यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है. आ रही बसन में? इसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है. तुम लोग मालूम है थ्रेड लेके तो घुमाते हो, लूप बनता है ना, हाँ, तो वो लूप बनता है ना, तो वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है. हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती इसको एनर्जी देते हैं, स्ट्रिंग को हम मूव करते हैं. अगर नहीं करेंगे तो वो उधर ही वैसे ही पार्ट रहेगा, लूप बनेगा, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा. जैसे वाइब्रेशन कम हो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा. समझ में आया? एनीवेज, तो ये वाला पार्ट तुम लोगों को क्लियर हुआ. सेकंड पॉइंट, सो अल्टरनेट नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड. ओके, नोड्स का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज मिनिमम. एंटी नोड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज, अच्छा, मिनिमम मतलब कितना होता है? मिनिमम मतलब होता है एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0. मिनिमम मतलब एम्पलीट्यूड इज 0. मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2a. ये पूरा मैक्सिमम एंटी नोड है ना, तो ये एम्पलीट्यूड a है, ये भी a है, तो कितना हो गया? 2a. तो एक लूप में +2a, दूसरा लूप में -2a. समझ में आया? उसका भी रीजन क्या है, क्यों होता है +2a -2a? बिकॉज ये जो लूप बना है ना, ये जो ऐसा पार्ट बनता है, इसमें वन लूप में ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन,
नेक्स्ट लूप में ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फिर यहाँ पे वन डायरेक्शन एंड देन अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन. समझ में आया? इसका हो जाता है +2a, इसका हो जाता है -2a. समझ में आया? तो रिजल्ट इन एम्पलीट्यूड हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. पार्टिकल्स आर ऑन सेम वन फेज अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये स्टैंडिंग हो गया तो ये डायरेक्शन अपोजिट होता है. यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ पे मतलब ये लूप में नीचे की तरफ ऑल द पार्टिकल्स, क्योंकि लूप कभी बनेगा एक लूप में एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए ना सभी पार्टिकल्स. अंदर ही थोड़ी घूमते रहेगा क्या, एक पोजीशन में होता है. समझ में आया? तो ये वन लूप में ऑल द पार्टिकल्स डायरेक्शन इज वन पोजीशन, सेकंड लूप में ऑल द पार्टिकल्स डायरेक्शन इज इन अपोजिट पोजीशन. ठीक है? क्योंकि तुम लोग वेव्स में कैसे बोलते हो, वेव्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज, बराबर है? तो ये लूप बना है ना, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव फेज, ये लूप क्या हो गया नेगेटिव फेज. पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज, नहीं तो वेव पार्ट का वो कॉन्सेप्ट ही चला जाएगा. समझ में अभी ये? ठीक है. और क्या पॉइंट्स है इसमें? इसमें और पॉइंट्स ये है कि ना नेक्स्ट वन, सो नोड एंटी नोड हो गया. अभी मुझे बताओ ये नोड्स पे ध्यान से देखना, आउटसाइड प्रेशर, ये हवा है ना, साइड में क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? नोड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर विल बी मैक्सिमम और मिनिमम. लॉजिकली सोचो ना, ये है ना यहाँ पे ये प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर विल बी मैक्सिमम ऑब्वियसली ना. मिनिमम एम्पलीट्यूड है मतलब आउटसाइड प्रेशर इज मैक्सिमम, और एंटी नोड पे जो है मिनिमम प्रेशर. इसीलिए इसका एक और प्यारा नाम है, इसको बोलते हैं प्रेशर. प्रेशर क्या है यहाँ पे नोड पे? मैक्सिमम. तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको प्रेशर एंटी नोड. एंटी नोड का मतलब ही होता है मैक्सिमम, बराबर है ना? इसका नोड का दूसरा नाम क्या है? प्रेशर एंटी नोड. हैव यू अंडरस्टूड द रीजन हियर? व्हाट यू विल कॉल दिस एंटी नोड एज? प्रेशर नोड्स. कभी कभी ऐसा भी वर्ड यूज हो सकता है. क्लियर हुआ? सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नोड? एंटी नोड. समझ में? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एंटी नोड? जैसे तुम्हारा दो नाम होता है, इसका भी दो नाम है, ध्यान में रखो. समझ में आया? देन उसके बाद में ये जो नोड्स है, ये नोड्स, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में. अभी यहाँ पे जो है नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, तुम लोग मुझे बताओगे, ये जो हमने इसको वन वेव बोला है ना, बराबर है? तो यहाँ पे कितने लूप्स को लेके बनेगा? दो लूप्स को लेके बनेगा ना. हाँ, तो ये नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? हाँ, वेरी गुड, λ/2. समझा गया कुछ पॉइंट्स? और एंटी नोड के बीच में? वेरी गुड, समझा? अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर मैं बोलूंगी नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4, समझा? हाँ, ये पूरा लैम्डा, तो ये आधा क्या हो गया? λ/2. क्यों हुआ? मालूम पड़ा रीजन? अभी तुम लोग ऐसे ध्यान में रख सकते हो. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज λ/2. The distance between node and immediate antinode is λ/4. ये प्रूफ अभी हम लोग करेंगे डेरिवेशन में. लेकिन पूरा तुम लोगों को प्रॉपर्टीज समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स लिखो. तुम लोगों को प्रॉपर्टीज में आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है. ठीक है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है थियरी में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स. तो पहला मैं डेफिनेशन ही दे देती हूँ, पहला वाला. ठीक है? पहला वाला ऐसे डेफिनेशन तुम लोग कंसिडर करोगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स. पहला पॉइंट, हाँ, क्या क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट बोलो. व्हेन टू वेव्स, हाँ लिखो, व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड पीरियोडिक टाइम. या तो पीरियोडिक टाइम बोलो या तो फ्रीक्वेंसी बोलो, एक ही बात है, बराबर है ना? व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम पीरियोडिक टाइम, सेम एम्पलीट्यूड एंड
पीरियोडिक टाइम, हाँ ट्रैवलिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, बराबर है, ट्रैवलिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, कॉमा इंटरफियर विथ ईच अदर, इंटरफियर विथ ईच अदर, when two waves having same amplitude, periodic time, traveling from opposite direction. अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा तो पूरा डेफिनेशन रॉन्ग है उसका. Traveling from opposite direction, interfere with each other, then the resultant wave is stationary waves. Then the resultant wave is stationary waves. Stationary waves बोलो या standing waves. सेकेंड पॉइंट अभी बताओ मुझे. तो पहला वाला कंडीशन समझ में आया, टू वे शुड बी फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डेरिवेशन में भी ये पॉइंट मैं पूछने वाली हूँ. सेकेंड वाला बोलो, कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट नोड्स एंड एंटी नोड्स. लिखो सेकेंड पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट नोड्स एंड एंटी नोड्स. सी ये पूरा दिया हुआ है बुक में, तुम लोगों को मैं लिखवा रही हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस स्पीड बढ़ना चाहिए तुम्हारा, और थोड़ा फटाफट लिखना चालू करो. कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट नोड्स एंड एंटी नोड्स. तीसरा पॉइंट बोलो क्या लिखेंगे. नोड्स का मतलब फटाफट लिख दो, क्या होता है, एम्पलीट्यूड मिनिमम, बराबर है ना. ऐसे ही लिख लो, थोड़ा सेंटेंस तुम लोग को समझ में आएगा. या तो बोलो मिनिमम एम्पलीट्यूड, राइट, मिनिमम एम्पलीट्यूड, हाँ, या तो हाँ इसको ले सकते हैं ऑल्सो नोन एज, हाँ प्रेशर एंटी नोड. तुम्हारी बुक में ऐसा दो अलग अलग पॉइंट्स बना दिया, हमने एक ही पॉइंट्स में लिख लिया, ठीक है. प्रेशर एंटी नोड, क्लियर हुआ. और बोलो एंटी नोड के बारे में भी लिखो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड known as pressure nodes. और नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा बोलो. हाँ करेक्ट, वेरी गुड. फोर्थ पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव हाँ, जिसने नहीं लिखा है भाई मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और दूसरा वाला पार्ट जो है नोन एज प्रेशर नोड्स. जिसने नहीं लिखा है उनके लिए, ठीक है. अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2. मुझे मालूम तुमने अच्छा बाद में एग्जाम में क्या आ जाता है मालूम है, पाई बाय 2. एग्जाम तक जाते जाते देखो तुम्हारा लैम्डा पाई बन जाएगा. हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2, बराबर है. और क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इमीडिएट एंटी नोड इज the distance between node and immediate antinode is lambda by 4. और क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था ना हमने. एनीवन, नो एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस. लिखो, नो एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस. लिख लिया, नो एनर्जी ट्रांसफर. इसके लिए इसको स्टैंडिंग बोलते हैं, बराबर है ना. नो एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस. और कौन सा पॉइंट था, एक और मैंने बताया था, और स्टैंडिंग स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन. अब उसके लिए हाँ, सो इन वन लूप ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन वन फेज या वन डायरेक्शन इन वन लूप. याद है कौन सा पॉइंट था वो,
स्टेशनरी या पार्ट कैसे बनता है, बराबर है ना लूप का. इन वन लूप ऑल पार्टिकल्स आर इन वन डायरेक्शन, बराबर है, वन डायरेक्शन. एंड नेक्स्ट लूप, and in next loop all the particles are in opposite direction, correct? Next loop all particles are in opposite direction. So these are all characteristics of stationary waves. 9 बजे तक है ना? क्या कुछ पाप किए गए तुम लोगों ने बोल करके 9 बजे तक? हाँ बोल के नहीं ना. चल डेरिवेशन खत्म करने का अपने को. स्टार्ट नाउ. 3 मार्क्स डेरिवेशन. प्रूफ क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा फटाफट. अभी ये डेरिवेशन तुम लोग ही करने वाला है भाई. मैं सिर्फ हिंट देती जाऊंगी, देखते हो तुम लोग को ध्यान में आता है कि नहीं. मैंने जितना इंट्रोडक्शन दिया. क्वेश्चन लिखो. शो दैट the distance between node and immediate antinode is कितना? एक ही बोलो रे. मैंने क्या क्वेश्चन दिया है? शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इमीडिएट एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4. ये शो करना है. क्वेश्चन तुम लोग को दूसरा वाला भी आ सकता है, समझ में आया ना? लैम्डा बाय 2 वाला भी आ सकता है. इसी को और एक क्वेश्चन लिखते हैं. और क्वेश्चन लिखो. एक्सप्लेन एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स. एक्सप्लेन एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स. कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आया? एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब हो गया पूरा डेरिवेशन. अरे किधर गया? इंक खत्म हो गया. ठीक है. हाँ, एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? पूरा कंप्लीट डेरिवेशन पार्ट करना है. चलो श्री गणेश करते हैं, शुरू करते हैं. अभी पहला बात तो मुझे बताओ, स्टेशनरी वेव्स का मतलब मालूम है सबको? हाँ, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था? 2 वेव्स शुड बी फ्रॉम ऑपोजिट. अगर मैं बोलूँ 2 वेव्स ले लो तो हम क्या लिखेंगे बोर्ड पे? 2 इक्वेशन लिखेंगे. समझ में आया? 2 वेव्स ले लो. पहला वेव का इक्वेशन बोलो. इक्वेशन ऑफ 1 वेव है ना. फर्स्ट वेव का इक्वेशन बोलो, क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू ए साइन. नहीं, वो नहीं चाहिए, इतना डेरिवेशन हमको नहीं करने का. मैंने बोला था एक याद रख लेना, कोई भी एक. हाँ, 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा. आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कोई एक इक्वेशन तुम लोग को याद रखना है. या तो ये वाला याद रखो या तो टी बाय टी वाला याद रखो. तुम्हारी बुक में ये वाला यूज किया तो मैं ये यूज कर रही हूँ. अभी कोई लिखेगा नहीं, इधर ध्यान देगा. पहला वेव है ना, तो क्या लिखेंगे? y1. a1 लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है. समझ में आया? अच्छा, n1 लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी भी सेम है क्योंकि पीरियड टाइम सेम है. t1 लिखेंगे? t1 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सेम टाइम पे इंटरफेयर होगा. समझ में आया? दोनों वेव सेम टाइम पे इंटरफेयर होगा, तो ये भी नहीं ले सकते हैं. ओके. और वेव लेंथ वगैरह वगैरह सब सेम है क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव है. क्लियर हुआ? अच्छा, नेगेटिव साइन मतलब क्या हो गया? दिस वेव इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एक ये वेव ले लिया हमने. दूसरा वेव का इक्वेशन बोलो. y2 a. समझा? अभी 2 अपोजिट वेव्स हो गया ना. दिस अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो 2 अपोजिट वेव्स मिल गया. अभी दोनों को क्या करना है? इंटरफेयर करना है. इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स लगेगा, प्रिंसिपल लगेगा. मतलब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. इसको बोलते हैं इंटरफेयरिंग ऑफ 2 वेव. समझ में आया? तो जो बनेगा रिजल्टेंट वेव मिलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, चलो अभी फटाफट इसका अभी आगे सॉल्व कर लेते हैं. इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या लिखूँ मैं? यहाँ पे a साइन 2 पाई एन टी माइनस
प्लस एक्स बाई लैम्डा प्लस ए साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाई लैम्डा। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? हैं, कोई और नहीं बोलेगा प्लीज। कॉमन क्या ले लूं? क्या क्या ले गई कॉमन? ए बार, एंगल तो बार, मैं बार तू बार। अरे ये एंगल है भाई, समझ में आया? साइन अलग 30 अलग नहीं कर सकते ना। हाँ, क्या कॉमन आएगा? इतना एलर्जी है तुम लोगों को साइन से। ये साइनोसॉइडल वेव है, साइन होना ही चाहिए, नहीं तो वेव ही नहीं है तुम्हारा। सिर्फ एक कॉमन आएगा बेटा, ये इसको समझ लो, साइन सी है और ये है साइन डी। साइन को अलग सी को अलग करेंगे क्या? नहीं ना। तो बोलो अभी अंदर क्या लिखूं? हाँ फटाफट बोलते जा, मेरा स्पीड अच्छा है। प्रसाद तो बनता है। हाँ, एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा बराबर। तो ये एक कॉमन हो गया। अभी यहाँ पे इसको हम बोलेंगे C, इसको हम बोलेंगे D। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन C प्लस साइन D आता है। व्हाट इज साइन C प्लस साइन D? आज मार नहीं खाएगा, बोलो। साइन C प्लस साइन D, हाँ बराबर है, बराबर है। 2 साइन देख, आज अभी 9 बजे मेरा लेक्चर खत्म हो रहा है। कौन बताएगा बेटा? स्टैंड अप। मालूम नहीं क्या, मैं तेरे को पूछा क्या प्यार से? तू हाँ बोलता है कि ना बोलता है? हाँ, साइन C प्लस साइन D। तुम लोगों को ये बेसिक ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री 1 में था, 1 में था ना? 2 में? 2 कभी पढ़ा है रे? अच्छा 11th ना। 11th कौन याद रखता है? हम 12th ही नहीं याद रखते, 11th क्या याद रखेंगे? 12th में भी था ना। ये फॉर्मूला हर जगह पे दिखाई देगा तुम लोग को। तू बोलेगा बेटा? नहीं बोले? खड़ा रहे, खड़ा रहे, स्टैंड अप। नहीं, साइन C प्लस साइन D। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये बाजू वाले को समझ में नहीं आता, नेक्स्ट बोले तो क्या होता है? हाँ हाँ, MSB सर को बोलना पड़ेगा मुझे। सर ने पढ़ाया ना MSB, मास सर ने पढ़ाया, ममता मैडम ने पढ़ा। तो ममता मैडम की बिहाफ पे मैं ही मारूंगी, क्योंकि ममता मैडम मारेगी तो लगेगा नहीं ना। Sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. करेक्ट। 2 साइन, अप्लाई ईयर, फटाफट जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। ए ब्रैकेट 2 साइन, जल्दी। C प्लस D कैसे लिखेंगे मुझे बताओ? यहाँ पे प्लस साइन लिख के डिवाइड बाय 2, और ये जो बच्चा कुछ है ना इधर सबमिट करने का, समझ में? सब्स्टिट्यूट करने का यहाँ पे। तो ये अलग से लिख देती हूँ, अलग कलर में। बोलो जल्दी से। 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। हाँ, 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। ये हो गया साइन C प्लस D बाय 2, फिर इंटू कॉस C माइनस D बाय 2। इस तरह से तुम लोग लिखोगे तो मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो 1-2 गायब करोगे। समझ में आया? बाद में कभी इक्वेशन मिलेगा नहीं तुम लोगों को। हाँ, तो 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। तुम लोग लिखना चालू करो, अभी सिर्फ मैथमेटिक्स ही है। हाँ, वही सब काम करने का भी, जल्दी करो। पहला स्टेप क्या था याद है तुम लोगों को ना? ये कोई किसी को कॉपी नहीं करेगा, कॉपी करेगा तो रॉन्ग ही होने वाला, इतना 100% गारंटी है। चलो, इसीलिए अपने मन से अपना पेज पे देखो, अपना बुक में देखो और प्रॉपरली इसको लिखना
इक्वेशन ऑफ वन वे। A to Z ब्लैक बोर्ड से कॉपी मत करो, लिखो और फिर चेक करो राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। Along positive x-axis, along negative x-axis. सब The middle one. हाँ फैन एसी बंद किया ना, फैन भी बंद कर रहे, बहुत हालत खराब हो जाएगा यार। क्या तुम लोग करते हैं, थोड़ा देर रहने दे। दोनों एसी मैंने बंद किया है, आराम से अभी बराबर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो जो लास्ट बेंच पे बैठा है ना, बैठी है अटेंड करने के लिए लेक्चर, है कि नहीं है डॉगी? नहीं है लास्ट बेंच पे उधर है ना, हाँ वो एसी के लिए बैठी है इधर, नहीं तो फिर चली जाएगी लेक्चर छोड़ के। सब अपने मन से लिखो जरा, कॉपी मत करो। टू साइन सी प्लस डी बाई टू, कभी भी सी प्लस डी लिखोगे ना, एक बड़ा ब्रैकेट लेके बीच में प्लस, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स करने का, वो रॉन्ग नहीं होगा वहां पे। अभी इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, लिखा सबने? हाँ इसके बाद का स्टेप्स में क्या आएगा मुझे बताओ अभी। y इज इक्वल टू 2a, बराबर है ना? 2a, आगे का स्टेप में क्या लिखोगे बताओ? हाँ 2a साइन, अभी मुझे बोलो 2 पाई कॉमन आएगा ना, 2 पाई कॉमन आएगा ना, हाँ तो अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? हाँ nt माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस nt प्लस एक्स बाय लैम्डा होल डिवाइड बाय 2। समझ में आया सबको? इसको चाहिए तो कर्ली ब्रैकेट लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पार्ट समझ में आया क्या किया? सेम वे कॉस का भी करो। माइनस साइन चेंज हो जाएगा अंदर, लिखो बराबर से। माइनस एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा बराबर है, कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं लगाया तो भी चलेगा। अभी इसके बाद का स्टेप्स बोलो क्या आएगा? एक्स बाय लैम्डा इधर कैंसिल हो जाएगा और वहां पे क्या कैंसिल होगा? उसमें एन टी कैंसिल होगा, बराबर है ना? 2b कैंसिल होगा। अच्छा ठीक है, तो ये नहीं भाई, यहाँ पे पार्ट में कैंसिल हो जाएगा अंदर ही। 2 कैंसिल करना है तो कर सकते हो, चलो ठीक है। बाद में ये 2 पाई को ऐसे ही रहने दो, इसको डिस्टर्ब मत करो क्योंकि अंदर वैसे भी कैंसिल होने वाला है। क्या आएगा बोलो इसके बाद में? y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई 2nt अपॉन 2। 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? सिर्फ nt। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? समझा? सबने लिखा इतना पार्ट? इनटू कॉस क्या आएगा? माइनस 2 पाई 2x बाय लैम्डा है ना, 2 कैंसिल तो क्या बचेगा? x बाय लैम्डा। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, बराबर है ना? माइनस बाहर नहीं आएगा। कॉस ऑफ माइनस
माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। मालूम है ये चीज की नहीं मालूम है? ठीक है, हाँ सब याद आएगा अभी मैं लिखने के बाद। हो गया। सो फाइनली क्या मिला फिर यहाँ पे? हाँ, y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एन टी कॉस 2 पाई x बाय लैम्डा। समझ में आया सबको इतना? हाँ, एवरीवन नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर। अच्छा, ये मुझे y क्या यहाँ पे? रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, बराबर है ना? y क्या यहाँ पे? रिजल्टेंट वेव का नाम बोलो। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। मतलब ये y क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, हमने जो इंडिविजुअल वेव लिया वो सब साइनोसॉइडल वेव था ना? हाँ, तो कॉस फैक्टर नहीं होना चाहिए इक्वेशन में। समझ में आया? इट शुड बी साइनोसॉइडल वेव। सो वी कैन से दैट 2a एंड cos की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल R। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? कैपिटल R। इसमें कैपिटल R को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? तो व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दिस केस? 2a cos 2 pi x बाय लैम्डा। क्या बचा फिर यहाँ पे? sin 2 pi nt। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या किया हमने? कैपिटल R का वैल्यू क्या लिखा है? 2a cos 2 pi x बाय लैम्डा। डू यू रिमेंबर ऑक्सीलेशन में हमने किया था कॉम्पोजिशन में? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वहां पे क्या लिखा था हमने? A1। मालूम है ना? R इज इक्वल टू क्या मिला था हमको? वी हैड सब्स्टिट्यूटेड R cos डेल्टा, R sin डेल्टा, बराबर है? हाँ, वैसे यहाँ पे दूसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। तो फाइनली हमको क्या मिला? इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ये वन पार्ट मुझे मिला है, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन मिला। अभी हम लोग वो कंडीशन पे वर्क करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ, तो यहाँ तक लिख लो फटाफट जल्दी से। हाँ बोलो। ये बेटा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस साइन चेंज, बराबर है ना? माइनस है ना बीच में, तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए माइनस लिखा और यहाँ पे प्लस का माइनस। गॉट इट? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? हाँ, जल्दी फटाफट ये लिख लो भी। हो गया? अच्छा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन है 2 पाई n को ओमेगा लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही रखेंगे उसको। ठीक है? हो गया? एवरीबॉडी हैज कंप्लीटेड और नॉट? हाँ, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अभी क्वेश्चन क्या था तुम लोग का? ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट हो गया। दिस इज दी एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। समझ में आया? तुम लोग का क्वेश्चन क्या था? शो दैट था ना? क्या क्वेश्चन था मुझे बताओ? शो दैट डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इमीडिएट एंटी नोड। तो मतलब दो केसेस करना पड़ेगा, एक नोड वाला और एक एंटी नोड। तो पहला हम लोग लिखेंगे केस 1। क्या हो गया बेटा? अरे वो तो जाने। हाँ, चलो ठीक है, अभी केस 1 लिखते हैं। अभी इधर ध्यान दो। केस 1 में हम लोग क्या लिखेंगे? पहला कंडीशन कौन सा आएगा? एट नोड। एट नोड, ठीक है? एट नोड हमने क्या पढ़ा था? एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। एट नोड एम्पलीट्यूड इज मतलब R क्या होगा? 0। एट नोड एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, बराबर है ना? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, R का वैल्यू कितना होगा? 0। बट R इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने? 2a cos 2 pi x बाय लैम्डा। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर। समझ में आया इतना पार्ट? हाँ, तो अभी हम लोग लिखेंगे R के बदले में क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0। तो मैं इसको अदर वे लिखती हूँ सो दैट इट बी इजी टू अंडरस्टैंड। चलो इसको लिखते हैं ऐसे, 2a cos 2 pi x बाय लैम्डा इज इक्वल टू। तुम लोग को फाइनल
फाइंड आउट क्या करना है, तुम लोग को फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस बिटवीन, बराबर है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, x। डिस्टेंस क्या निकालेंगे इधर, x। मतलब तुम्हारा एम है x का वैल्यू निकालना है, समझ में आया? नहीं तो समझ में नहीं आया हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे बोलो, x का वैल्यू चाहिए तो क्या करना चाहिए, आगे सॉल्व करो उसको। व्हाट शुड वी डू, पहला इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0 आएगा। सबको समझ में आया क्या किया मैंने, 2 पाई से डिवाइड किया, बराबर है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, cos को उधर लेके जाएंगे, cos को उधर लेके जाएंगे कहाँ, तो कैसे लिखेंगे बोलो मुझे, 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, समझा? अच्छा 2 पाई x बाय लैम्डा cos इनवर्स 0 90 के लिए होता है, तो पाई बाय 2, जितना भी ऑड मल्टीपल्स है वो सारे के लिए होगा। 2 पाई बाय 2 के लिए होगा क्या, नहीं समझा? 2 पाई बाय 2 अगर मैं लिखूं तो ये कट होके क्या होता है, पाई, विच इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि cos पाई कितना होता है, cos 180 कितना होता है, -1। कुछ लोग ऐसे ब्लैंक हैं कि बाप रे पहली बार देख रहे हैं ये पाई वाई क्या होता है। चलो ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, 3 पाई बाय 2। नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, 5 पाई बाय 2। समझ में आया, एंड सो ऑन। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द पॉइंट्स हियर? हाँ, तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला बोलो मुझे, इसके आगे क्या करेंगे। अभी मुझे क्या निकालना है, मालूम है ना क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकालना है मतलब मैं क्या करूँ, लैम्डा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2 पाई, तो क्या आएगा, पाई बाय 2 इंटू लैम्डा बाय 2 पाई। दूसरा बोलो 3 पाई बाय 2 इंटू लैम्डा बाय 2 पाई। नेक्स्ट 5 पाई बाय 2 लैम्डा बाय 2 पाई एंड सो ऑन, बराबर है ना? सेम पॉइंट्स पे आएगा। अभी बोलो इधर क्या करेंगे, कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल, यहाँ पे भी सब जगह पे पाई वैल्यू कैंसिल। तो पहला वाला क्या मिला, x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। दूसरा क्या मिला, 3 लैम्डा बाय 4। तीसरा क्या मिला, उसके आगे क्या मिलेगा, एंड सो ऑन। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो ये मुझे x का वैल्यू मिला कौन सा पोजीशन के लिए, नोड के लिए, समझ में आया? तो x का वैल्यू कौन सा डिस्टेंस पे होगा, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। ये एट नोड्स मिला। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, एंटी नोड्स। अच्छा मुझे अभी यहाँ पे मैं एक प्रूफ कर सकती हूँ, क्या प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पे मुझे बताओ। अभी हमने पढ़ा था ना कैरेक्टरिस्टिक्स में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स। ये फर्स्ट नोड है, ये सेकेंड नोड है, समझ में आ रहा है? ये दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2। कितना होना चाहिए, चेक करें अब इसको। चलो 3 लैम्डा बाय 4 है ना, माइनस लैम्डा बाय 4 कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाय 4, मतलब हो जाता है लैम्डा बाय 2। आया ना ये पार्ट? नेक्स्ट वाला भी सेम ही आएगा। आर यू गेटिंग इट? तो इनडायरेक्टली हमने ये प्रूव कर दिया, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। अभी दूसरा वाला करने के लिए हमको एंटी नोड वाला पार्ट करना पड़ेगा। तुम लोगों को ये समझ में आया पूरा पार्ट, एंटी नोड का तुम लोग करोगे, ठीक है? हाँ अभी ये पहले लिख लो सिस्टमैटिकली। तुम लोग बताओ, मुझे क्या मालूम। ये हो गया क्या नोड वाला पार्ट? जल्दी जल्दी। एट एंटी नोड पे आर का वैल्यू कितना होगा, 2a, तो एक वाला साइड का हो गया, अपोजिट में रहेगा तो -2a, तो प्लस और माइनस 2a। समझ में आया? वन लूप में 2a होता है पॉजिटिव, दूसरे लूप में क्या होता है, नेगेटिव। हाँ, केस 2 एट एंटी नोड, आर क्या होता है, प्लस माइनस 2a। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आया पार्ट? वन लूप मैंने बताया ना, ऑल पार्टिकल्स इन वन फेज, सेकेंड लूप ऑल पार्टिकल्स इन अपोजिट फेज। क्लियर हुआ? आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फटाफट। आर का वैल्यू 2a cos 2 पाई x बाय लैम्डा। किसी ने कंप्लीट कर लिया इसका पार्ट, सॉल्व किया? आगे क्या करेंगे, 2a से डिवाइड, अरे एक को हटाओ ना, x चाहिए ना तुम लोग को, बार बार वही चीज। इतना तो समझ में आना चाहिए तुम लोग को, x फाइंड आउट करना है, बाकी को हटाओ वहां से।
हटाओ मतलब ऐसे मिटाओ मत, डिवाइड करने का। समझ में आया? तो क्या आएगा बट डिवाइडिंग बाय 2a, तो कितना आएगा cos 2a 2 pi x बाय लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और माइनस 1। फिर cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स करो, x by lambda cos इनवर्स प्लस और माइनस 1। तुम लोगों का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? cos 1 cos इनवर्स 1 किसका होता है, cos 1 किसका होता है, 0। तो पहला तो हाँ प्लस 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहला वैल्यू 0, माइनस 1 कभी आता है 180 पाई, नेक्स्ट क्या आएगा 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। पॉइंट समझ में आया क्या? अभी x का वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2 पाई, लिख देती हूँ यहाँ पे मैं स्पेलिंग के साथ। अभी मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। तो x इज इक्वल टू, हाँ चलो ये भी लिख देती हूँ, पाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई, 2 पाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई, बराबर है ना, एंड सो ऑन। क्या हो गया, बराबर है कि नहीं? हाँ, 0 इंटू एनी नंबर इज सेम नंबर। है कुछ लोग हाँ भी बोलने वाले हैं। हाँ पाई पाई कैंसल, और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट कैंसल। तो अभी फटाफट मुझे बताओ क्या आएगा, लैम्डा बाय 2 लैम्डा, नेक्स्ट वाला क्या रहेगा 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, बराबर है। तो ये एंटी नोड्स का पोजीशन है, कहाँ कहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होगा। सो अगर मैं ये फर्स्ट एंटी नोड सेकेंड एंटी नोड, फर्स्ट सेकेंड है ना, दोनों का डिफरेंस लैम्डा बाय 2, सेकेंड एंड थर्ड का डिफरेंस लैम्डा बाय 2, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2। क्लियर हुआ? लिख लिया यहां तक? अभी हमारा पॉइंट कौन सा था, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इमीडिएट एंटी नोड क्या है, आया तुम लोग को समझ में आया? एंटी नोड तो कौन सा लेंगे, फर्स्ट नोड याद है तुम लोगों को क्या था, फर्स्ट नोड कितना था, लैम्डा बाय 4, फर्स्ट एंटी नोड कितना है 0, बराबर, तो कितना आया लैम्डा बाय 4। आई बात समझ में? ये फर्स्ट नोड है और ये वाला फर्स्ट एंटी नोड, वैसे दूसरा वाला लोगे सेकेंड वाला तो भी सेम ही आएगा, बराबर। जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए तुम लोग वैसे भी जनरल में लिख सकते हो स्टेटमेंट। डेरिवेशन समझ में आया? पूरा 1 घंटा लग गया इसे। Any time, maybe 1 second, 2 seconds, 5 seconds, 10 seconds. नहीं, अच्छा 1 मिनट। अच्छा अभी जो है ये पार्ट पहला वाला हो गया सबका ना, क्लियर हुआ? अगर मैं इक्वेशन बोल रही हूँ y का इक्वेशन, दूसरा वाला कौन सा लिखा था हमने, a sin 2 pi t by t minus x by
ये भी मैंने इक्वेशन दिया हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि t को हम पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, तो स्मॉल t का मतलब क्या है? स्मॉल t का मतलब है, ये हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन, बराबर है ना, एक पर्टिकुलर इक्वेशन ले लिया, ठीक है। यहाँ तक के टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, बराबर है। लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो ये जो टाइम लगेगा इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल t। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? क्लियर? ओके, सो आई थिंक ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है।